बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी टीवी के तमाम नाज़रीन को अली सलमान जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है आज के एक ज़बरदस्त और एक्साइटिंग एपिसोड में कि जहां आज हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दो दरख्श सितारे मौजूद होंगे। एक ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और दूसरा जो हमारा क्रिकेट स्टार हैं वो उन्होंने डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ा उम्दा परफॉर्म किया। और उनकी जो दूसरी बड़ी ज़बरदस्त खूबी है वो ये है कि उनका जो टैलेंट हंट किया गया प्लेयर थे वो फिर आसमान क्रिकेट पर दरख्श सितारों की तरह चमकते हुए भी हमें नजर आए। खुद भी अपने दौर के बड़े अच्छे प्लेयर थे और बहुत सारे प्लेयर्स भी उन्होंने अपने उम्दा आई के जरिए, अपनी ईगल आई के जरिए पाकिस्तान को दिए। हम दोनों क्रिकेट स्टार्स का आपके साथ तारुफ भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान के एक और ज़बरदस्त और इंटरनेशनल क्रिकेटर सिंध की सेकंड 11 के कोच गुलाम अली के फादर आज खालिक हकीकी से जा मिले। तो जी टीवी की तरफ से तमाम तर दिली ताज़ियत है गुलाम अली के लिए। अल्लाह ताला उनके मरूम वालिद की मग़फ़रत फरमाए और साथ साथ अहले खाना को जो है वो सब्र जमील अता फरमाएं। लेकिन ज़िंदगी है और ज़िंदगी का नाम ही आगे बढ़ने का है, तो चलते हैं हम अपनी हेडलाइन की तरफ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसला कुन मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान है। IPL के बायस जनूबी अफ्रीका के 5 स्टार क्रिकेटर से महरूम। पाकिस्तान के पास 8 साल बाद प्रोटीज के खिलाफ सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। दूसरी जानिब सेंचुरियन में कल बारिश का भी इम्कान है। शिकस्त के बावजूद टीम का मोराल बुलंद है और लड़के सीरीज जीतने के लिए पुरुमीद हैं। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक। फखर जमान को इंजर्ड शादाब खान की जगह टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। हतमी फैसला सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम करेंगे। उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा पाया जो मैं चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं वापस आऊँगा और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतूंगा। शादाब खान। कौमी अंडर-19 टीम के दौरा बांग्लादेश का शेड्यूल तब्दील। कौमी अंडर-19 टीम 11 अप्रैल के बजाय 17 अप्रैल को ढाका रवाना होगी। क्लब क्रिकेट खत्म हो चुकी है, बच्चों को अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की ही जरूरत है। लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सहूलियात मिसाली हैं। पहली मर्तबा एक ही जगह पर जदीद सहूलियात देखी है साबिक कप्तान राशिद लतीफ। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने वैलाडोलिड को 1-0 से हरा दिया। शुमाली कोरिया ने जापान ओलंपिक्स गेम्स में शिरकत से इनकार कर दिया। जी जनाब, आपने हेडलाइंस देखी और अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे बर्थडे बॉय पाकिस्तान के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन मुदस्सिर नज़र, लेकिन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम कि जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम की इंट्रो में भी बताया कि उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान को दिए। यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, अतीकुज़्ज़मा, जावेद कदीर और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, फरहान आदिल के, जो इनके टैलेंट हंट के जरिए पाकिस्तान की टीम तक पहुँचने में कामयाब हुए। मेरे साथ मौजूद हैं अनवर उल हक साहब। अनवर भाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अनवर भाई, स्ट्रेट अवे फौरन से हम T10 क्रिकेट खेलेंगे। ये बताइए कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज है, किस तरह से आप इस सीरीज को देख रहे हैं? अब ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है, कल इसका डिसाइडर खेला जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनके जो 4-5 प्लेयर जो है ना वो IPL खेलने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के पास इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये सीरीज जीतें, क्योंकि आज मेरे ख्याल से इससे पहले एक दफ़ा हम सीरीज जीते हैं और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने जो लास्ट मैच खेला उस पर 300 पे 300 रन किए हैं, तो पाकिस्तान टीम का मोराल तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और ये एक बड़ा एडवांटेज है कि उनके जो मेन प्लेयर हैं वो IPL खेलने जा रहे हैं। मेन प्लेयर जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को भी, आपने भी हेडलाइंस में भी देखा कि शादाब खान की खिदमत पाकिस्तान को हासिल नहीं होंगी। देखिए, शादाब एक अलग एक पर्टिकुलर केस है ना, मगर उनके 4-5 मेन प्लेयर्स हैं ना वो लोग जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक उनकी टीम के ऊपर एक बड़ा मैं समझता हूँ कि माइनस इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमारी टीम ने 300 पे 300 रन किए हैं, तो लड़कों का जो करना चाहिए ना मोराल बहुत हाई है। और पिछला मैच भी जो हम था वो तकरीबन ऐसा हम जीते हैं, जो एक बहुत क्लोज फाइट थी, और ये भी एक तकरीबन एक क्लोज फाइट हो गई थी। अगर हो सकता है फ़खर जमान रन आउट नहीं होते तो हो सकता है कि लास्ट बॉल तक हमारा चांस हो सकता था कि हो सकता है हम जीत भी जाएं। जी नाज़रीन, अनवर भाई की गुफ्तगू तो आपने सुनी, लेकिन पाकिस्तान की टीम के कोच मिसबाह-उल हक ने जो अब मैच है, फाइनल मैच है, दोनों टीमों के दरमियान एक डिसाइडर की हैसियत इख्तियार कर गया है, इस मैच के हवाले से क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं।
ऑब्वियसली टीम कॉन्फिडेंट है और टीम का जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह के टीम के अंदर बिलीव है और फ्रॉम नोवेयर भी बिलीव कर रहे हैं लड़के कि हम ये मैच जीत सकते हैं, जीतने की तरफ जा सकते हैं। लास्ट गेम में बहुत बड़ी एग्जांपल इसकी आपने देखी, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि यंग टीम है एक, तो उसके लिए हर जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब डिसाइडर है और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, इन कंडीशंस में आके हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट होगी कि अगर हम ये सीरीज़ जीतते हैं। ओवरऑल आई थिंक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, जिस तरह हम खेल रहे हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है बॉलिंग एफर्ट में, फिर बैटिंग में, मिडल में हमें थोड़ा सा उस चीज़ को इम्प्रूव करना। तो ओवरऑल आई थिंक टीम की परफॉर्मेंस को देखें तो इट्स क्वाइट गुड, बट एट सर्टेन एरियाज हमें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चेंजेस ऑब्वियसली कुछ तो हमारे ज़ाहिर है, शादाब की इंजरी की तो एक ऑब्वियस चीज़ है, और देखेंगे बाकी भी हम जैसे मैंने पहले कहा कि कंडीशन, पिच और सारी चीज़ों को देखते हुए फिर इंशाल्लाह फाइनली और जो भी चेंजेस ज़रूरी हुई टीम कम्बिनेशन को बेहतर करने के लिए टू विन द गेम एंड सीरीज़, वो इंशाल्लाह ज़रूर करें। जी व्यूअर्स, आपने सुनी पाकिस्तान के कोच मिसबाह उल हक की गुफ्तगू। इस वक्त लेकर एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन मुदस्सिर नज़र। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑलराइट, अनवारुल हक साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें बर्थडे बॉय मुदस्सिर नज़र हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो टेलीफोन कॉल के जरिए। इस पर लेंगे छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट के एक बड़े खिलाड़ी ने कि जो आज अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने बर्थडे ओकेजन के ऊपर आज वो मौजूद हैं जी स्पोर्ट्स में। सबसे पहले आपको जी टीवी की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से मुदस्सिर नज़र साहब सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे और आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। क्या कहेंगे इस मौके पर? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुदस्सिर भाई ये बताइएगा कि आप एक रिकॉर्ड साज प्लेयर हैं और पाकिस्तान के लिए आपकी बड़ी जो परफॉर्मेंसेज हैं आज हम उनको हाईलाइट भी करेंगे, लेकिन साथ साथ पहले हम आगाज़ करते हैं जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ खेली जा रही है। अब एक एक से ये सीरीज़ जो है वो बराबर हो चुकी है। अभी तक आप किस तरह से सीरीज़ को आप एनालाइज करेंगे? देखिए, एक तो साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान की तकरीबन एक जैसा ही खेल रहे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, टीम परफॉर्मेंसेज कम है, वो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा कम है। पाकिस्तान की तरफ से दो मेजर इनिंग्स खेली गई हैं, एक बाबर की और एक फखर की, और साथ इमाम ने एक इनिंग्स पर ही मैच में खेली है। इनफैक्ट इमाम, अगर आपको याद हो, जो पिछली जो टेस्ट सीरीज हुई थी इसमें जब उनका फास्ट बॉलर ने बहुत तंग किया था पाकिस्तानी बैट्समैनों को, इमाम वहां जाकर खड़ा हो जाता था। इवन शान मसूद है डिसेंट तो वो टेस्ट सीरीज थी। तो इस वक्त तो ये तीनों की परफॉर्मेंस, साउथ अफ्रीका की तरफ से काफी सारे बैट्समैन ने रन किए हैं, लेकिन उनकी एक काफी सारी मुझे प्रॉब्लम नजर आती है उनकी फास्ट बॉलिंग की। हालांकि उनकी ऑन पेपर फास्ट बॉलिंग तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रबाडा अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस देखूं पिछले कुछ 18 महीने की, तो अपार्ट फ्रॉम आईपीएल उनकी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रही। आईपीएल में ऑब्वियसली वो जब भी आते हैं आगे विकेट भी ले जाते हैं, इनफैक्ट डेथ ओवर में बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, लेकिन जब साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं तो इतनी खास उनकी बॉलिंग नहीं रही। नगीरी भी जब आया था तो 90 प्लस पे बॉल करता था, इस वक्त वो 80-85 के दरमियान रहता है। नोकिया है जो जिसकी बड़ी तेज बॉलिंग है। हाँ, अगर यही सीरीज टेस्ट सीरीज होती वो पाकिस्तान को काफी तंग कर सकते थे, क्योंकि उनकी लेंथ फिर चेंज हो जाती है, लेंथ पीछे आ जाती है। अच्छा मुदस्सिर भाई, आपको लगता है कि आपको ही लगता है ये चीज़ के पाकिस्तान की जानिब से इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज सामने आ रही हैं, कोई टीम कंबाइंड टीम एफर्ट इस तरह की नजर नहीं आई है? एक तो एक्सपीरियंस टीम है, मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ही दरमियान में काफी एक्सपीरियंस हो जाता है, और काफी डिपेंड कर रही है बाबर आजम पर, या एक सीनियर प्लेयर तो दूसरा है। तो लेकिन अब इनका एडवांटेज तो बहुत बड़ा है कि उनके तो 5 स्टार प्लेयर कल खेलेंगे नहीं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये क्रिकेट का जो नया दौर चला है जिसमें लीग्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस ले रही है,
आज से कुछ 20 साल पहले प्रिडिक्ट भी हमने किया था कि इस तरह भी जाएगा ये। अनफॉर्चुनेटली लोग मुल्क के लिए नहीं खेलना चाहते, फ्रेंचाइज से खेलना चाहते हैं। छोटा सा उनका करियर हो 10 साल का, उसमें जितना पैसा बना सकते हैं बना लें। आप उनको कुछ कह तो सकते नहीं, लेकिन आई एम सरप्राइज कि ये क्रिकेट बोर्ड करने दे रहे हैं। और साउथ अफ्रीका की वैसे भी पिछले कुछ दिनों से काफी सीनियर प्लेयर्स टीम छोड़ कर गए हैं, तो उनकी टीम को समझ नहीं पा रही। और फिर ये दचका लगना उनके लिए 5 प्लेयर आईपीएल के लिए चले जाएंगे, तो पाकिस्तान को तो सीधा सीधा चांस है कल इस। ठीक है। अच्छा अनवर भाई, जो बात मैंने मुदस्सिर भाई से पूछी वही सवाल आपसे भी है कि अभी तक कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हमें नजर आ रही हैं, कंबाइंड टीम एफर्ट नजर नहीं आ रही है। ये बिल्कुल आपने जो बात की 100% है, इसलिए कि आप देखें अगर आप फखर जमान के अगर आप 200 रन निकाल दें, ऑलमोस्ट 200 रन थे, तो पीछे स्कोर है किसका? किसी एक बंदे के कोई 50+ रन नहीं है। तो ये जो ना ये एक बड़ा एक लामिया फिक्र है, क्योंकि देखें ना अगर आप कोई लड़का 100 भी करता है और 2-3 लड़के 50-50 भी करते हैं, बट टाइमली करते हैं, मतलब कि रन बॉल करते हैं तो भी, क्योंकि 50 ओवर के क्रिकेट के अंदर 300 लीगर डिलीवरीज होती हैं। एक आपका लड़का 200 कर रहा है, पीछे कोई भी लड़का 50 नहीं कर रहा, तो ये चीज़ जो है ना वो एक लम्हे फिक्र है। तो लिहाजा अब टीम मैनेजमेंट को और प्लेयर्स को चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ टीम के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी परफॉर्मेंस दें, ताकि कि हम मैच जीतें। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अली के, इस वक्त उनके 3-4 लड़के जो ना मेन प्लेयर जा रहे हैं। मुदस्सिर भाई ने भी कहा और हम सबको बताया 5 लड़के उनके जा रहे हैं। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये बताइएगा कि अब जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? आपको भी लगता है ऐसा, इस तरह बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि ये मां सिवाय शाहीन आफरीदी के टूथलेस जो है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, इसमें वो काट वो जान नहीं है जो माजी में पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक का खासा हुआ करती थी। देखिए काफी सच्चाई भी है इसमें, और लड़के तो अच्छे हैं सारे फास्ट बॉलर जितने भी हैं, तेज बॉलिंग करते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस जैसे हमारे हैदराबाद का लड़का है, उसमें तेज तो बॉलिंग करता है, लेकिन अभी तक उसका जो रनअप है उसमें हल्की सी खामी है। उसकी जो छलांग बहुत लंबी हो जाती है, जो रनअप है ना, रिदम लूज करता है वो। तो उसकी वजह से रिदम लूज करेंगे तो आपकी हेड पोजीशन में फर्क आएगा, तो आपकी एक कंसिस्टेंट लेंथ जो है ना वो आप नहीं कर पाते। वो कई दफा अच्छी तेज बॉलिंग करते करते बड़े आसान बॉल पे। और मुदस्सिर भाई, ये बात आप ही कर सकते थे, ये बात जो आप बात कर रहे हैं, हसनैन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात आप ही कर सकते थे, क्योंकि लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि हसनैन का जो डूबता कैरियर था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था वो कैरियर, वो आप ही की वजह से वो सर्वाइव करने में कामयाब हुआ जब आपने उनके के साथ एनसीए में काम किया। जी, बच्चा था, छोटा सा, प्रॉमिस तो शो कर रहा था उसने। हम सबको जब उसने तेज बॉलिंग करनी शुरू की तो बहुत हैरान किया था। एकदम से वो 90+ पे जब आ गया, उससे पहले 80s में था। लेकिन कुछ लड़के होते हैं बड़ी जल्दी से इम्प्रूव करते हैं, और तगड़ा हो गया था। अब अकेडमी में लगातार उसको रखा गया, तो उसकी खुराक का ख्याल, उसकी वेट ट्रेनिंग वगैरह सारी हुई, उसका घुटने का मसला ठीक हुआ, तो सरप्राइज ऑल ऑफ अस। तेज उसने बॉलिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन उसका रनअप जो था ना उसमें अभी भी खामी थी, जो कि अभी तक पहले से काफी बेहतर हुआ। वकार ऑब्वियसली उसके साथ काम कर रहा है। वकार को भी शुरू में जब आया था तो रनअप का एक प्रॉब्लम था, तो वहां पर आपको थ्रू और उसके करीब में ये प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसको ठीक करेगा इंशाल्लाह वो बेहतर बॉलर हो जाएगा। ऑलराइट। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये बताइए कि आपका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें आपने ये कहा कि जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं जो नंबर 6 पे खेलने के लिए आते हैं, आप उनको अजीम खिलाड़ियों की फहरिस्त में नहीं रखते हैं, क्योंकि उस वक्त तक बॉलर थक चुके होते हैं, रिलैक्स हो चुके होते हैं। और जब आपने अपनी बात कही कि जब मैंने जेफ थॉम्सन को नंबर 6 पे जाके फेस किया तो ही वॉज लाइक अ मीडियम पेसर, तो अब आसिफ अली 5-6 पे खेल रहे हैं, दानिश अजीज खेल रहे हैं, तो आपको लगता है कि इनके लिए सिचुएशन थोड़ी आसान है। लेकिन आपकी दानिश में, आप क्वालिफाइड कोच है, एक बड़ा नाम है, आपकी दानिश में क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने जो बात की थी वो इन कॉन्टेक्स्ट टेस्ट मैच की थी। टेस्ट मैच में नीचे खेलना, जब आप और फिर उसके भी दो पहलू अगर आप देखें, जब मैं खेलता था तो रिवर्स स्विंग इतनी खास नहीं थी, हम तो करते थे, लेकिन दुनिया को पता नहीं था। तो दुनिया के जो बॉलर्स उनके खिलाफ खेलना नीचे मिडिल ऑर्डर बहुत आसान था। लेकिन अगर यही सिचुएशन आज के दिनों में ले लें, या थोड़ा सा 5-6 साल पीछे चले जाएं, और कहीं आपका टकरा हो जाए वसीम अकरम, वकार या एलन डॉन टाइप के बॉलर जो कि तेज भी थे और रिवर्स भी कर रहे थे, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट थी, फिर ओपनिंग आसान हो गई थी।
नीचे खेलना मुश्किल हो गया था। तो मैंने वो अपने करियर के जमाने में जो था उस सिलसिले में बात की थी। बाकी ये जो आसिफ अली का मसला या 2-3 दूसरे लड़के, दानिश तो बिल्कुल यंग है। आसिफ को अनफॉर्चुनेटली उसका नंबर जो है ना वनडे क्रिकेट में यहाँ अपना 2020 बहुत नीचे है। जब आप इस सिचुएशन में बैटिंग करने आते हैं तो आपके पास ओवर्स बड़े कम होते हैं। यू कांट प्ले योरसेल्फ इन, आपको छक्के मारने की जरूरत पड़ती है। अगर आप आज तक 20-30 साल लेकिन मुदस्सिर भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि उनकी जो स्पेशलिटी है उनको रखा ही टीम में बड़ी हिट्स के लिए गया है, तो अगर चाहे 2 ओवर बाकी हों चाहे 10 ओवर बाकी हैं, तो उनसे जो डिमांड है, जो उनसे एक्सपेक्टेशन है, वो तो उनको तो उस डिमांड और एज पर एक्सपेक्टेशन उनको खेलना चाहिए। नहीं, उनकी डिमांड तो उसके ऊपर से यही है कि भाई आप जाके चक्कर मारे। अनफॉर्चुनेटली जब नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए उस वक्त फास्ट बॉल बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उनकी टेक्निक इतनी खास नहीं है। तो यही अगर मीडियम प्रेशर लगाओ तो वो बड़ी आसानी से उसको ग्राउंड से मारते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये आजकल ग्लोबल गेम है, पीपल वॉच द गेम ऑल द टाइम, पीपल वॉच फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो सबको पता है कि अगर इसको हमने लेंथ बॉल किया तो स्टेडियम पे बाई पैन लेना है। ठीक है, तो वो अपनी लेंथ एडजस्ट कर लेते हैं उसके लिए। ठीक है अनवर भाई, कल के मैच में आपको की तब्दीली नजर आ रही है, चेंजेस लग रही है आपको कि होंगी, और होंगी तो फिर क्या होंगी? देखिए चेंजेस तो एक तो शादाब का वेरी ऑब्वियस हो गया कि बता दिया कि वो इंजर्ड हैं। मेरी अगर मैं अपना परसेप्शन कहना चाहता हूँ, जो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आप सरफराज की इंक्लूजन कर दें एज ए बैट्समैन तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। बिकॉज के देखें अभी हैदर अली बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ कि देखें हैदर अली भी अभी पीछे ओवरसीज जो ना वो मैचेस जो खेले ना उसमें उसकी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। उसने होम सीरीज़ में और एक मैच में ओपन जाके जो रन्स किए थे वो एक आइडियल कंडीशन थी कि सर्किल में था, वो उसके गुड लक थी। उसने तो आपके ख्याल में सरफराज को इन होना चाहिए, और क्या तब्दीली होगी? मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि उस्मान कादिर आई थिंक वो उसको टीम में डालें, क्योंकि वो देखें वो बुरा बॉलर नहीं है, उसकी गेंद के अंदर बड़ी अच्छी ड्रिफ्ट है। जो उसकी मेन प्रॉब्लम है, मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में बात की थी, उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उसकी लाइन लेंथ है। बट वो उसको गुगली भी बहुत अच्छी उसकी आती है, बहुत अच्छी आती है, तेज़ आती है, फ्लिपर वो करना जानते हैं। इज़ अ वेरी गुड टर्नर ऑफ द बॉल, बट बिग प्रॉब्लम इज दिस कि उसकी लाइन एंड लेंथ का मसला है। अगर वो इसको इंप्रूव कर लें तो मैं समझता हूं कि वो दुनिया क्रिकेट में, जैसे उनके वालिद साहब का नाम था, वो तो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, अब्दुल कादिर बहुत बड़े क्रिकेटर थे, ये भी अगर इनको कंसिस्टेंट बिल्कुल कर सकते हैं। भाई आपको क्या तब्दीली नजर आ रही है कल के मैच में? एक तो सीरीज शजाब की जगह पे उस्मान खेलेगा, मुझे लगता है। उस्मान वैसे उनकी गुगली की ये बात कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली उनका मिक्स बॉलिंग एक्शन है। मिक्स बॉलिंग एक्शन तो ओपन होता है तो उससे गुगली उनकी ज्यादा लंबी होगी। उनका बाप का भी यही था, वो भी फ्रंट ऑन बॉलर से, तो उनकी गुगली पर ज्यादा होती बनिस्बत लेग स्पिन के। एंड इनफैक्ट एक्सपीरियंस बॉलर, काफी देश का खेल है, अंडर 16 के जमाने से आया हुआ हमारे पास पाकिस्तान में। तो और एट टाइम्स ही बहुत बेटर देन शदाब की तो पिछले अगर साल 1.5 साल से आप परफॉर्मेंस देंगे तो कोई इतनी खास नहीं है। प्लस इज इंजर्ड अ लॉट, तो ना ही वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है जैसे शदाब। आई सस्पेक्ट कि अगर शदाब ने लंबा खेलना पाकिस्तान के लिए तो उसको एफर्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की। ठीक है, ये नहीं कि फ्रेंचाइज खेली आए खेले चले गए, इससे बॉलिंग में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, फिटनेस में बड़ा फर्क है। अच्छा मुदस्सिर भाई, 2 सवाल मेरे आपसे, बड़े क्विकली मुझे जवाब दीजिएगा, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है। आपने जब आप एज ए बैट्समैन पाकिस्तान से खेलते थे, लेकिन जब आपने बॉलिंग शुरू की आपको गोल्डन आर्म का खिताब दिया गया, लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना कि आप एज ए बॉलर आप पाकिस्तान की टीम में खेले। आपने हमेशा बैटिंग को अपनी प्रायोरिटी दी, उसी पे आपने फोकस किया। अब शादाब को सुनने में ये आ रहा है कि वो अपनी बैटिंग को ज्यादा वो प्रायोरिटी दे रहे हैं। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं, अगर देखे अगर बॉलिंग में नहीं उनसे हो रहा तभी वो जाए, ऑब्वियसली बैटिंग की तरफ जाएंगे। और बैटिंग उन्होंने पहले से बहुत बेहतर कर ली है। एक स्टेज पे आके फास्ट बॉलर से बहुत घबराना शुरू कर दिया था, बल्कि 1-2 विकेट भी छोड़ी उन्होंने, लेकिन उसको दाद देनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने काम किया उस पर। फिर PSL का एक सीजन उनका बड़ा अच्छा गया जब उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया बैटिंग में। ठीक है, अच्छा कल जो टॉस जीत के पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ये मुश्किल सवाल होते हैं पाकिस्तान में, ये लोग आम सवाल करते हैं, जवाब भी चाहते हैं। यहाँ बैठे कंडीशन का पता ही कोई नहीं, कैसी कंडीशन होगी, पिच कैसी होगी। नहीं, जिस तरह दोनों मैच जिस तरह पाकिस्तान खेला है, सेकंड पाकिस्तान ने बैटिंग की है, तो आपको क्या लगता है कि इसी रिदम के साथ जाएंगे या कुछ चेंजेस नजर आएंगी? नहीं, हो सकता है पाकिस्तान बैटिंग सेकंड करेगी क्योंकि ज्यादातर की बॉलिंग लाइनअप तो बहुत इनएक्सपीरियंस होगी। ठीक है, 5.5 तो बड़े फास्ट बॉलर उनके तो दोनों मिसिंग है। ठीक है,
ठीक है अनवर भाई, आपका क्या ख्याल में बैटिंग करनी चाहिए बॉलिंग करनी चाहिए जीत गया टॉस? मेरी अगर आप राय लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। और देखें आप बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेले हैं, देखें ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपनी राय है कि हो सकता पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। चलें इंशाल्लाह, हम सब उम्मीद करते हैं बीइंग पाकिस्तानी के पाकिस्तान को इस मैच में जीते, सीरीज पाकिस्तान अपने नाम करे। इसमें लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के दोनों स्टार से बात करेंगे, उनके अपने कैरियर के हवाले से, उनके अचीवमेंट के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर हमारी काफ़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई मुदस्सिर नज़र साहब से, अनवारुल हक साहब से। लेकिन आज अब हम बात करेंगे बर्थडे बॉय मुदस्सिर नज़र साहब से, उनके कैरियर के हवाले से, अनवारुल हक साहब से, उनके कैरियर के हवाले से। मुदस्सिर भाई बताइए, बहुत सारी आपके कैरियर में ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको बात करने का दिल करता है, तो हम बहुत जल्दी आपसे उसके जवाब जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब 451 रन की आपकी पार्टनरशिप हुई जावेद मियांदाद के साथ हैदराबाद नियाज स्टेडियम में, और उस वक्त आप 231 रन बनाकर आउट हो गए, पॉन्सफोर्ड का और ब्रैडमैन का रिकॉर्ड 1 रन से टूटने से बच गया, क्या फीलिंग थी उस वक्त आपकी? मुझे पता नहीं था, ना ही जावेद को पता था, तो रिफ्लेक्शन के चक्कर में थे। हालांकि आई नो ऑल द रिकॉर्ड, सारा कुछ उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं था। और अब दिन का एंड होने वाला था, अगले दिन हमने अगर आगे बैटिंग करते तो बहुत जल्दी डिक्लेयर करना था। इंडिया को बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप हुआ करती थी, तो कम से कम 1.5-2 दिन चाहिए होता था उनको आउट करने के लिए। तो उस चक्कर में मैं निकल के हल्का था, सिंगल लेने के चक्कर में आउट हुआ। जब मैं बाहर आया तो लोगों ने कहा बैड लक। तो मुझे समझ नहीं आई शुरू में बैड लक क्यों कह रहे, मैं 231 करके आया हूँ, 400 से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई। तो फिर किसी ने बताया कि आप अच्छा मुदस्सिर भाई, उस इनिंग में एक तो खास बात ये थी कि आपका 451 रन का रिकॉर्ड था। आज तक इमरान खान पे क्रिटिसिज्म होता है कि इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर मियांदाद को ट्रिपल सेंचुरी स्कोर नहीं करने दी। ड्रेसिंग रूम में क्या वाकई ये सोच थी या कुछ और चल रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। मैंने अभी पहले कहा कि बड़ी उनकी तगड़ी बैटिंग थी और उनको आउट करना बड़ा मुश्किल था। दोनों इनिंग्स में 20 विकेट लगी उनकी। और अगर आप उस मैच में जब ये सुबह बैटिंग करने के लिए गए तो एक बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया जा रहा कि जल्दी तेज स्कोर करने, क्योंकि हमें डिक्लेयर करना लंच पे। तो 1-2 मैसेजेस जावेद को भेजे भी थे, उन्होंने कहा तेजी से स्कोर करो। और जही भाई भी उस दिन काफी स्लो खेले और दोनों नारू ट्रायल लंच में तो नाम ने डिक्लेयर किया। और एक चीज याद रखना कि शाम को चौथे दिन जब वो गेम खत्म है, उनके सिर्फ 4 विकेट गिरी थी। अभी हमें 6 विकेट और लेनी थी, वो बाकी थी। लेकिन वो अगले दिन सरफराज ने आके सुबह इतना जबरदस्त स्पेल किया कि मैच जल्दी खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली जावेद को 393 में तो मतलब ये बात आज आपने क्लियर कर दी कि जावेद भाई को ये एक इंटीमेशन दे दिया गया था कि आप तेज खेलें, नहीं तो हम डिक्लेरेशन पे जा रहे हैं। दोनों को, सिर्फ जावेद को नहीं, जही भाई को भी दिया गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा कि एक मुश्किल सूरत हाल पे आपको जावेद मियांदाद ने ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस मैच में बलविंदर सिंह संधू के जिनका वो डेब्यू टेस्ट मैच था, वो हैट्रिक पर आ गए थे, क्योंकि पहले मोहसिन भाई आउट हुए, फिर उसके बाद हारून भाई आउट हुए, तो हैट्रिक पर आ गए थे। तो अचानक से फिर आप लोगों ने किस तरह से इस पार्टनरशिप को बिल्डअप किया था? जावेद के साथ तो आपको पता है कि हमेशा बड़ी वो अग्रेसिवली अंदर आता था और उसके साथ टर्निंग बिटवीन का बड़ा फर्क पड़ जाता था। हम दोनों बचपन से लेकर खेलते आ रहे थे, तेज भी थे भागने में। तो जावेद को जब हम 16 साल के थे, 17 साल के, तब से जानते हैं एक दूसरे को, तो बड़ा मजा था उसके साथ खेलने का। देखिए मुदस्सिर भाई, आज के वक्त में थोड़ा सा पहले माजरत चाहूंगा कि वो इंटरप्ट मैं आपको कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन पहले मैं माजरत चाहूंगा। आप हमेशा से मियांदाद को बड़ा हाईली रेट करते हैं, और जितना मैंने सुना है, ये भी सुना है कि आपने कहा कि मियांदाद वो प्लेयर है कि इसके साथ में जिंदगी भर या इसके अगेंस्ट खेलना चाहूंगा। ये वो प्लेयर है कि जो मेरा एक जबरदस्त प्लेयर है, जिसको आप आइकॉनिक प्लेयर अपनी लाइफ में समझते हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान की टीम के साथ थे बतौर कोच वेस्ट इंडीज के टूर पे, उस वक्त पाकिस्तान के कैंप से ये खबर भी आई कि आपने ये कहा कि मियांदाद को बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करानी है। नहीं, वो हुआ ये था। मैं आज आपको ये बात क्लियर कर दूं कि बासत अली फॉलो करता था उसको, जावेद को बड़ा प्यार करता था उससे, और बल्कि उनकी तरह बैटिंग करना चाहता था हर वक्त, उनका स्टाइल अपनाना चाहता था। लेकिन वो जावेद को थ्रो डाउन किया करता था काफी ज्यादा। जावेद को थ्रो डाउन चाहिए होती थी। फिर आके 1-2 दफा उसने मुझसे कंप्लेन की कि मेरा बाजू जो है वो दर्द करना शुरू हो गया। तो मैंने कहा उसको ये कहा था कि देखो
तुम अपनी गेम भी जब तुम हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, तो ये जावेद के खिलाफ कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आके एक दफा बेचारे ने बयान को ऐसे दे दिए जो रिफ्लेक्ट करते थे कि मैंने जावेद के अगेंस्ट बात की है। मैं तो मर जाऊं कभी जावेद के अगेंस्ट बात ना करूं। ठीक है, ये चले, अच्छा वो आपने क्लियर किया, क्योंकि मैं चाह रहा था, क्योंकि जितना हम सब आपको जानते हैं, उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसी बात कोई आपने की होगी, क्योंकि आप मियादाद को इतना जो है प्रेस करते हैं, अंडर-19 से साथ खेल रहे हैं, बड़ी पार्टनरशिप्स हैं आपकी मियादाद साहब के साथ। अनवर भाई, ऐसा होता है कि मतलब आप जब सीनियर प्लेयर हो जाते हैं तो टीम में भी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं? देखें, ऐसा होता भी है, मगर वो जो मुझे ये बात की जावेद मियादाद वाली और इमरान खान के मैच में, ये मुझे भी पता चला था कि मैसेज पहले ही दे दिया गया कि आपको तेज़ खेलना है, क्योंकि इमरान खान की जो विल थी या जो ख्वाहिश थी कि इंडिया से सीरीज जीतनी है, तो वो सारी प्रिपरेशन इसीलिए कर रहे थे। और उसमें कोई ये कहना कि उनको ख़ास तौर पे डेलिब्रेटली ये उनको 300 रन नहीं करने दिए, मैं नहीं समझता सच ऐसी कोई बात थी। इमरान खान के अंदर ये ज़रूर था कि वो फेयर थे और वो मैच जीतना चाहते थे हर वक्त। ऑलराइट, अच्छा मुदस्सिर भाई, 199 पे आउट होने वाले आप पहले खिलाड़ी हैं, उस वक्त क्या फीलिंग थी कि जब आप अपनी डबल सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके, 199 पर आउट हो गए? बड़ी खराब फीलिंग थी, और बॉल उस पर आउट हुआ जिसमें मैं यादव को 4-5 चौके मार चुका था, बड़ी सीधी विकेट थी। वो जैसे ऑफ स्टंप पे आता था बॉल, तो मैं एंगल बैक से मार के उसको चौका मार देता था, तो उसने वो 199 पे वही बॉल करा दिया, तो मैं थोड़ा जल्दी में तेजी से मार गया और वो कॉन्फिडेंट हो गया। तो किरमानी साहब की बाद में दोस्ती रही, क्योंकि आपकी बड़ी दोस्ती थी किरमानी से, बाद में दोस्ती रही आपकी? किरमानी साहब से बहुत रही, इधर स्टंप भी किया और उन्होंने टक्कर भी, उन्होंने 2-3 जम दिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो वैसे सीनियर से बड़ी इज्जत करता हूँ। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये तो वो रिकॉर्ड्स हैं जो बहुत सारे लोगों को मालूम है। अब मैं एक ऐसा रिकॉर्ड आपसे पूछने जा रहा हूं जो शायद आपके जहन में भी नहीं होगा, क्योंकि दुनियाई क्रिकेट में अब तक 12 ऐसे प्लेयर रहे हैं कि जो 99 पे आखिरी दिन मैच के जब मैच खत्म हो रहा था उस वक्त नॉट आउट थे और अगले दिन उन्होंने आके सेंचुरी स्कोर की। उन 12 में से 2 मरतबा आपने ये कारनामा अंजाम दिया, 2 मरतबा जो है वो इस फहरिस्त में ग्लेन टर्नर का नाम है, और 2 दफा आपने किया चिन्ना सवामी में जब आपने 126 रन की इनिंग खेली, 152 रन की इनिंग जब आपने बैट कैरी किया। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि 2 मरतबा आप 99 पे आउट थे, रात को नींद आई दोनों इनिंग्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आई, और सारी रात मुसीबत ही बढ़ी रही। लेकिन यार ये तो यादगार बातें हैं, और बजाय इसके कि जल्दी में आउट हो जाए, वैसे भी आपको पता मैं खेलता था, मैं स्लो ही था, तो जल्दी का आउट हो जाए, टीम का भी नुकसान, आपका भी नुकसान, तो बेहतर यही कि आप इंतजार कर रहे हैं अगले दिन जाके तो कर ले। और तो फिर भी वो दिन टेस्ट क्रिकेट के मुख्तलिफ पेस पे खेली जाती थी। अच्छा, ये रिकॉर्ड आपको मालूम था कि आप 2 मरतबा 99 पे दिन के इख्तिताम पे नॉट आउट अगले दिन आके आपने 100 किया? ऑलराइट, अनवर भाई, क्या होता है जब आप 99 पे पहुंचते हैं, उसके बाद क्या फीलिंग आ जाती है एक बैट्समैन की? नहीं, डेफिनेटली बड़े से बड़ा बैट्समैन जो होता है वो एक ऐसी फिगर होती है, उसको कन्वर्ट करना होता है 3 फिगर में। तो प्रेशर तो ये कहना कि कितने से कितना बड़ा प्लेयर हो सब पे आता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन सिचुएशनों से मैं भी गुजरा हूँ तो वो उस पर इंसान को एक बॉल के लिए और एक रन के लिए वेट करना पड़ता है। 99 रन एक तरफ होते हैं, 1 रन एक तरफ हो जाता है, बहुत बड़ा देख रहे फर्क पड़ जाता है ना 2 फिगर्स और 3 फिगर्स का, तो डेफिनेटली प्रेशर तो आ ही जाता है। ये सवाल मैंने अनवर भाई आपसे और मुदस्सिर भाई से इसलिए पूछा, मुदस्सिर भाई यही प्रेशर था फखर जमान पे कि जो वो थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ फोकस हुए फिर रन आउट हो गए? नहीं, ये आउट ऑफ फोकस उसके लिए होना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह इतना जबरदस्त खेला इस मैच में और डिजर्व कर रहा है डबल सेंचुरी। लेकिन इस तरह की बातें काफी प्लेयर, जावेद आम क्या करता था चांस देने के लिए, लोगों को देख एक तरह तो थोड़ा डिस्टर्ब करते, टेस्ट में हैंड्स ये आम क्या करता था। तो इस तरह के क्रिकेट फील्ड पे कुछ लोग करते हैं जो शरारती होते हैं, होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसने की है तो कितना बड़ा कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा मुदस्सिर भाई बताएं कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि स्कीपर इमरान खान आप पे बहुत ज़्यादा रिलाय करते थे जब आप क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि जिन प्लेयर को आप कहते थे रिकमेंड करते थे इमरान खान उनको बतौर खास देखा करते थे, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहते थे, आप उनको रिकमेंड करते थे, प्लेयर डोमेस्टिक में ही आया। लेकिन अब क्या लगता है कि आपको कि मुदस्सिर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आप वही मुदस्सिर हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया, लेकिन अब आपकी बात पर वो शायद रिलाय नहीं करते, या आपको लगता है आपकी बात को इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान के बजाय आप अपनी खिदमत यूएई में अंजाम दे रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली देखें, मेरा उससे जो दोस्ती थी या दूसरे से जो प्यार और एक दूसरे करनी, रिस्पेक्ट करनी, वो जैसे जावेद के साथ थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हद तक थी। और आज की दोस्ती से
लेकिन ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई जॉब वाली कोई दोस्ती हो। और फिर अभी तक भी इज्जत करता है बार बार। लेकिन आपको लगता है मुदस्सिर भाई कि आप हुए मोहसिन खान हुए, जावेद मिर्जाद हुए, इन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है। अब अगर आप पाकिस्तान की अगर चंद एक नामों के अलावा अगर आप सिलेक्शन कमेटी को देखते हैं जिसमें अब्दुल रज़ाक, बासित अली, ये ठीक है डिजर्व करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हैं कि जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, उनको इतना एक्सपोजर नहीं है। देखिए मैं अपने बारे में तो क्लियर कर दूं, मैं तो आई कांट कंप्लेन। तो 3 दफा मैं काम कर चुका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और कोच भी रहा हूँ 2 दफा। पाकिस्तान टीम का भी नेशनल अकेडमी से बहुत ज्यादा मुझसे रहा। तो मैं तो मशहूर हूँ क्रिकेट बोर्ड का, जो मुफ्ती चेयरमैन आए उनके साथ मैंने काम किया। अनफॉर्चुनेटली ये जो आखिरी साल जो मैंने काम किया वो किया मैंने इमरान के लिए था, क्योंकि पहले मेरे 3 साल तक खत्म हो चुका था। तो 1 साल का एक्स्ट्रा जो मैंने पहले इसलिए किया था कि वो ये ना समझे कि वो आए तो मैं पाकिस्तान छोड़ के दोबारा चला गया पाकिस्तान से। लेकिन ये डिडंट वर्क आउट विद किसान मानी, नो रिग्रेट्स। मुझे नाम से तो कोई गिला नहीं। लेकिन आपको ये गिला नहीं है क्योंकि आप खुद यूबीएल का एक बड़ा नाम थे, आपको ये गिला नहीं है कि पाकिस्तान से डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी? अनवार भाई से भी यही सवाल मैं करूंगा, आपको लगता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट की असल रूह थी, उसको खत्म कर दिया? देखिए उसमें एक बात क्लियर करूं कि वो बिल्कुल आप ठीक करेंगे, नाम का वो विजन था, लेकिन जो प्लान हमने किसान मानी को दिया था मैंने हारून ने, उसमें ये था कि अगर ड्रेसिंग के ये क्योंकि वो चाह रहे थे हम इसको चेंज कर देते हैं, चेंज का भी जो दिया गया था उसमें ये था कि जितने भी क्रिकेटर जो जॉब्स खासकर जो परमानेंट क्रिकेटर है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे उनको कोचेज लगाया जाएगा। उनकी जो जॉब्स हैं जो सैलरी वो लूज करेंगे उसको कम्पनसेट किया जाएगा, उनको बकायदा की कोचिंग की तरह लाया जाएगा, जॉब प्रोवाइड की जाएंगी। इस पे किसान मानी से मुकर के उन्होंने कहा, मैंने बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, तो कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है अनवर भाई आप भी बताइएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट आपने बड़े प्लेयर दिए अपने डिपार्टमेंट से, खुद आप, कासिम उमर, साजिद अब्बासी, बड़े बड़े नाम जो हैं वो आपके, बाबर बशारत एमसीबी से खेलते रहे। आपको क्या लगता है डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म होने से क्रिकेट कितना पीछे चली गई? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा, मेरे अपने हिसाब से क्रिकेट डिपार्टमेंट के ख़त्म होने से बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को लॉस हुआ है। देखिए ये एक वो नर्सरी थी कि यहाँ से प्रोडक्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खुद ब खुद मिला करती थी। फिर एक लामा ये भी आया था कि अंडर 19 की टीमें भी हम जो ना उन्होंने बोर्ड ने कहा था बनाएं, तो उससे ये एक फ़ायदा होता था कि अंडर 19 के प्लेयर भी जब रन्स करते थे या परफॉर्मेंस देते थे तो अपनी ए टीम में आ जाते थे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक अच्छा इकदाम नहीं किया। हाँ, अगर उन्हें अगर अपनी रीजन वाइज क्रिकेट खिलानी थी, मगर इनको एक विंडो डिपार्टमेट की क्रिकेट की रखनी चाहिए थी। अच्छा मुदस्सिर भाई, अब आखिरी मेरा आपसे सवाल है, आपका बहुत मैं मशकूर हूँ कि आपने इतना वक्त दिया। आखिरी मेरा सवाल है कि जो मैच फिक्सिंग की जो एक अफरियत है, ये पूरी दुनिया की क्रिकेट को, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स को अब जकड़ रहा है। आप यूएई के साथ वाबस्ता है, अब मैच फिक्सिंग की वबा वहां भी पहुंच गई, आपके भी 2-3 प्लेयर जो हैं इसका फिक्सिंग का शिकार हुए, इन पे भी पाबंदी लग गई। तो अब आपको वहां पे चूंकि आप एसोसिएट है बोर्ड के साथ, तो किस तरह से इसको कोप अप कर रहे हैं, उसके खात्मे के लिए क्या आपके इकदाम हैं? मैं डायरेक्ट तो तलक में कोई नहीं है, आपको पता करना आजम साहब हैं, वो इस चीज को देखते हैं और वो हर टूर्नामेंट से पहले भी छानबीन करते हैं, टूर्नामेंट के दौरान भी, टूर्नामेंट के बाद भी। लेकिन ये जरूर है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये चीज जा नहीं रही। जैसे मैचेस टेलीवाइज होते हैं, बुकीज जब का इंटरेस्टिंग, तो कुछ लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है। एक तो आप एक जुर्म करते हो, फिर आपने उस मुल्क के अगेंस्ट जिसने तो आपको सब कुछ दिया होता है उसको दाव पे लगा देते हो। मैं तो हमेशा इसको क्विट करता हूँ फौजी से जो जाके बॉर्डर पे लड़ता है अपने मुल्क के लिए और जान देता है, और आप अपने मुल्क के अगेंस्ट चले जाते हो, इसकी सजा जो है बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो आपकी बुक में जो आदमी अगर मैच फिक्सिंग कर जाए तो उसको दोबारा फिर उस मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करनी चाहिए, ये समझो? आस पास भी आना चाहिए, बट आई एम नॉट ए जज। जजों ने बनाई थी, जजों ने सजाएं दी, जजों ने माफ की उनको। तो मुदस्सिर भाई, जब पाकिस्तान में कल्चर बना है मैच फिक्सिंग करो, 3 साल की सजा काटो, वापस आ जाओ, तो होगा ना। अगर आप माफी किए जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। तो आपके ख्याल में आपने मैं एक सेकंड में, आप जो क्रिकेट में क्यों देखते हैं इसको? देखते नहीं कि हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, पार्लियामेंट में क्या होता है, जजेस क्या करते हैं, आपके सामने है सब कुछ। ठीक है, तो क्रिकेटर भी तो इंसान है, वो ये देखते हैं।
ठीक है, ठीक है, थैंक तो यू। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है सब कुछ करने के बाद, तो क्रिकेटर सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई के आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज आपकी सालगिरह है। हम एक दफ़ा फिर जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की पूरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से आपके जो है आपको बर्थडे विश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जो है वो आप जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और राइट जी अनवर भाई, आप क्या कहेंगे? इसे मैच फिक्सिंग में मुदस्सिर भाई ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल अली, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पहले ही अगर इसको काबू कर लिया जाता तो आज ये सारी वारदातें नहीं होती। असल में जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के ऊपर जो ना कोई किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, और वही वाली बात है कि उनको सबको समझ आ गई कि यार वहाँ पे उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद प्लेयरों को ये पता चल गया 3 साल की सज़ा काटो, फिर उसके बाद दोबारा खेलो। तो इसका मकसद ये है कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो आपने रखी नहीं है, और फिर वही पाकिस्तान की कैप पहन के आप फिर वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। यही बात अनवर भाई ने भी कही, यही बात रमीज़ राजा साहब ने भी कही थी कि अगर एक दफ़ा इन्वॉल्व हो गए तो फिर दोबारा पाकिस्तान से खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। आज के शो के लिए बस इतना ही। मुदस्सिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनवर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।